साथियों नमस्कार। आज मौसम खराब है और कंटिन्यू बारिश चल रही है और इस मौसम में आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हैं हम। और इस कामना के साथ हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से भी वो बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में अक्सर इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं और खासकर आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आता है। तो चलिए हम उसी पे आज चर्चा करते हैं। और गाइस, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ठीक है, देखिए चर्चा करने से पहले एक चीज और है कि यह जो टॉपिक है, ये जो प्रकरण है नैतिक विकास, ये सीटेट के लिए तो एक समझ जाइए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अनसॉल्व उठाकर देख लीजिए, पिछले वर्षों के पेपर वगैरह देख लीजिए, तो हर हाल में इससे एक या दो प्रश्न अवश्य मिलता है मोरालिटी से। ठीक है, तो नैतिक विकास हमारा आज का प्रकरण है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिए, क्योंकि हम इसी तरह के जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे और पूरी तरह से आपको सर्टिफाई करेंगे कि कहां से कैसे प्रश्न आता है, किस तरह का प्रश्न आता है और कहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं नैतिक विकास पर, मोरल डेवलपमेंट। तो नैतिक विकास में नैतिकता होती क्या है, मोरालिटी किसे कहते हैं? बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी आपको मोरालिटी के संदर्भ में। दरअसल परिभाषाओं पर चर्चा कर लेना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी इस तरह की परिभाषाएं मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें, परिभाषा जोन्स की है। जोन्स महोदय, दरअसल इन्होंने जो नैतिक विकास के संदर्भ में कहा, वह कहा कि निश्चित स्थान व समय के आदर्शों के अनुरूप, यानी अगर नैतिक विकास के इस तरह के प्रश्न मिल जाए, कोटेशन वगैरह पूछ ले, तो आपको ये याद होना चाहिए, यानी देखिए पहले ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। जो नैतिक विकास है वह निश्चित आदर्शों के अनुरूप, यानी निश्चित आदर्शों के अनुरूप निश्चित आदर्शों के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन ही नैतिकता है। यानी जब व्यक्ति निश्चित आदर्श के अनुरूप किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार का प्रदर्शन करता हो, निश्चित आदर्शों के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन ही नैतिकता है। यानी जब आप किसी निश्चित समय, निश्चित स्थान पर, निश्चित आदर्शों के अनुरूप किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार प्रदर्शित करते हैं,
तो प्रायः वह जो है आपका नैतिकता कहलाता है। यानी आप कहीं गए हुए हैं, किसी निश्चित स्थान पर हैं, किसी निश्चित समय पर हैं, और उस दौरान आपके द्वारा आदर्शों के अनुरूप यदि भी कोई व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तो वह आपका नैतिकता कहलाता है। चलिए दूसरी परिभाषा हम देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा हरलॉक का है। हरलॉक महोदय क्या कहते हैं? यानी सामाजिक संहिता के अनुरूप, यानी सामाजिक संहिता के अनुरूप व्यवहार का जो प्रदर्शन होता है वह आपका नैतिकता है। यानी कोई सामाजिक संहिता है, इसके अनुरूप कोई भी किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य नैतिकता है। ठीक है, यानी ये भी महोदय प्राय वही चीजें कहते हैं जो जोन्स कहते हैं। जोन्स कहते हैं कि निश्चित आदर्शों के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन नैतिकता है, लेकिन हरलॉक कहते हैं कि सामाजिक संहिता के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन हो या सामाजिक संहिता के अनुरूप कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो तो वह उसका जो है नैतिकता है। अब बात आती है कि सामाजिक संहिता क्या होती है। देखिए, सामाजिक संहिता यानी समाज के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसी व्यवस्थाओं के अनुरूप, यानी समाज ने जो नियम कानून बनाया है, जो अपनी व्यवस्था बनाई है, जो उन्होंने संहिता बनाई है, उसके अनुरूप यदि कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है तो वह उसकी एक नैतिकता के रूप में देखी जाती है। ठीक है, ये तो चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, ये जो नैतिक विकास है इसके कुल दो फेज होते हैं। नैतिक विकास के दो फेज, यानी कितने फेज हैं? कुल दो फेज। यानी जब हम मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोरल डेवलपमेंट को दो फेसों में, दो चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पहले चरण को हम क्या कहते हैं? पहले चरण को नैतिक व्यवहार का विकास कहा जाता है। ठीक है, यानी जब हम पहले चरण की बात करें तो इसमें नैतिक व्यवहार का विकास, ठीक है, नैतिक व्यवहार का विकास। और दूसरा चरण है नैतिक संप्रत्ययों का विकास। नैतिक संप्रत्ययों का विकास का विकास। ठीक है, यानी नैतिक व्यवहार का विकास और नैतिक संप्रत्ययों का विकास। ठीक है, अब देखिए दो फेस हैं हमारे। पहले फेस को हम क्या कहते हैं? नैतिक व्यवहार का विकास। और दूसरे फेस को नैतिक संप्रत्ययों का विकास कहा जाता है। गाइस, जो नैतिक व्यवहार का विकास है इसमें प्रायः अगर देखा जाए तो यह व्यवहारवादियों के अनुसार है। व्यवहारवादियों के अनुसार, ठीक है, यानी जो विभिन्न प्रकार के व्यवहारवादी हैं उनका जो मत है, जो विचार है, प्रायः वह क्या कहलाता है? नैतिक व्यवहार का विकास के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो पहला है प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि ये भी आपने देखा है तो व्यवहारवादियों के अनुसार चलता है, प्रयास व त्रुटि है। ठीक है, दूसरा आता है प्रत्यक्षीकरण। तीसरा है तदात्मीकरण। ठीक, ये व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक विकास। ठीक है, अब ये जो आपका प्रयास व त्रुटि है,
ट्रायल एंड एरर, ये क्या होता है प्रयास व त्रुटि? देखिए, प्रयास व त्रुटि दरअसल जब आप प्रयास और त्रुटि की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने नैतिकता के विकास के लिए, या बच्चा जब नैतिकता का विकास करता है तो वो बहुत सारे प्रयास करता है और उस प्रयास के आधार पर कई सारी गलतियां होती हैं और गलतियों के आधार पर प्रायः व्यक्ति सीखता जाता है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के नैतिक आचरण का प्रदर्शन करना है। तो प्रायः वो क्या कहलाता है, वह आपकी जो है प्रयास व त्रुटि कहलाता है। भाई हम बार बार प्रयास करते हैं, गलतियां होती हैं और गलतियों के आधार पर फिर हम जो है सीख जाते हैं। ठीक है, तो प्रयास व त्रुटि है। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा प्रत्यक्षीकरण है, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के नैतिकता या नैतिक आचरण को देखकर यदि हम कोई आचरण या नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं तो वह उसका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और तीसरा कहता है तदात्मीकरण, यानी किसी के आदर्श, किसी के व्यवहार, किसी का जो क्रियाकलाप है उसको देखकर या उसके व्यवहार को हम अपना आदर्श मान लें, उसके आचरण को हम अपना आदर्श मान लें, यानी कि अपने अंदर उतार लें, वह उसका तदात्मीकरण कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मसात करना। गांधी जी के विचारों को हमने तदात्म कर लिया, अपने अंदर उतार लिया है। अब गांधी जी की जैसा हम एक व्यक्ति बनेंगे या गांधी जी की जैसा एक महान व्यक्ति बनेंगे या हम जो है प्रायः उन्हीं के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे, वह उसका तदात्मीकरण कहलाता है। ठीक, तो ये जो चीजें कंफर्म हो गई आपकी कि नैतिक व्यवहार विकास के कुल 3 रूप देखे जाते हैं, प्रयास व त्रुटि के आधार पर, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर और तदात्मीकरण के आधार पर। ठीक है, अब हम बात कर लें नैतिक संप्रत्ययों के विकास की। तो नैतिक संप्रत्यय, मॉरल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, नैतिक संप्रत्ययों का विकास कैसे होता है? तो नैतिक संप्रत्ययों का जो विकास होता है वह प्रायः कैसे होता है? अवस्थाओं के आधार, यानी अवस्थाओं के आधार पर नैतिक संप्रत्ययों का विकास होता है। ठीक है, देखिए अवस्था, चूंकि अब अगर हमें नैतिक संप्रत्यय का यानी कॉन्सेप्ट जो हमारा है मॉडल कॉन्सेप्ट, उस मॉडल कॉन्सेप्ट को विकसित करना है, डेवलप करना है, तो प्रायः हम स्टेज के आधार पे करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें बचपना अवस्था। ठीक, बचपना अवस्था। दूसरा हमारा पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। ये हमारे नैतिक संपत्तियों के विकास के स्टेज हैं या विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बचपना अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब देखिए ये जो बचपना है इसको अगर हम उम्र की बात कर लें इसी समय, तो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ये आपका एक बचपना अवस्था है, जन्म से लेकर 2 वर्ष है। दूसरे को हम 2 से लेकर 6 वर्ष मान लें, तीसरे को 6 से लेकर 12 वर्ष और चौथे को 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, इस तरह से हम प्रायः इनकी उम्र का निर्धारण कर लेते हैं। बचपना अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष है। अब नैतिक संप्रत्ययों के विकास में जो बचपना अवस्था है, चूंकि चाइल्डहुड स्टेज है, चाइल्डहुड का नहीं, बचपना अवस्था इन्फेंसी स्टेज है, यानी बाल्य शैशवावस्था के रूप में है। अब जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का है तो उस दौरान उसमें
सही गलत नैतिक अनैतिक चीजों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसके आधार पर धीरे धीरे वह सीखता है, उसके बड़े बुजुर्ग माता पिता या अन्य लोग जो है उसको सिखाते हैं, समाज के लोग उसको सिखाते हैं कि किस तरह का आचरण सही है, किस तरह का आचरण गलत है, ठीक है। तो ये तो उसके बचपना अवस्था के रूप में देखा गया, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा आता है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से लेके 6 वर्ष तक। अब पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा है तो इस दौरान उसमें कुछ चीजें जरूर उसके लिए ये जानकारी में आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीजें जो है पूर्व बाल्यावस्था में दिखाई देने लगती है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में यानी अब परिपक्वता की स्थिति की ओर बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अमूमन उसे व्यवहार यानी नैतिक व्यवहार किस तरह से किसे कहते हैं, किस तरह का होता है, किस तरह से किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में वह उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में है तो उसे जानकारी हो जाती है, ठीक है। अगली अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था दरअसल इससे तो हम 12 से 18 वर्ष मान रहे हैं। अब अमूमन 12 से 18 वर्ष का बच्चा है तो उसे ये तो जानकारी हो ही गई होगी कि समाज को किस तरह की नैतिकता की आवश्यकता है, समाज किस तरह के नैतिक आचरण की अपेक्षा करता है, हमें किस तरह के नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करना है, समाज के जो नियम कानून बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, किस तरह से है, और क्या मैं उसी तरह के व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो फिर ये क्या है, ये अनैतिक है या गैर नैतिक। ये सारी चीजें बताया किशोरावस्था में उसे जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको देखने को मिली। आपका नैतिक संप्रत्तियों का विकास, जिसको हम कहते हैं कि ये कुल 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, अवस्थाओं के आधार पर नैतिक संप्रत्तियों का विकास होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो नैतिक विकास है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। नैतिक विकास के प्रकार की अगर हम बात कर लें, या प्रकार ना कह के बल्कि इसको हम एक यूनिट कह लें, इकाई कह लें, तो नैतिक विकास की इकाई, ठीक है, नैतिक विकास की इकाई। तो नैतिक विकास की कुल 2 इकाई है। कितनी इकाई है गाइस? वो 2 इकाई है, ठीक है। 2 इकाई क्या है? पहले को हम गैर नैतिकता कहते हैं, ठीक है। दूसरे को हम अनैतिकता कहते हैं। एग्जाम में अक्सर मिल जाता है इस तरह के प्रश्न कि व्यक्ति यदि जानबूझकर किसी तरह से अनैतिक व्यवहार करता है या जानबूझकर वह कोई गलत व्यवहार करता है, या व्यक्ति सब कुछ उसको पता है कि हम ये व्यवहार कर रहे हैं, इस व्यवहार का क्या परिणाम होगा, क्या सजा होगा, इसके बावजूद भी वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उसे हम कौन सा नैतिकता मानते हैं? और यदि व्यक्ति अज्ञानतावश किसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, गलत व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो वह कौन सा नैतिकता है उसका, ठीक है। तो ये चीजें अक्सर एग्जाम में मिलती है। तो गैर नैतिकता का सीधा सीधा मतलब है अज्ञानता से लिया गया है, ठीक है। अज्ञानता यानी कि यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति गलत कार्य करे, यदि अज्ञानता से कोई किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार कर दे, या हम यूं कह दें कि गलत व्यवहार कर दे, गलत कार्य कर दे, तो वह क्या कहलाता है? उसका गैर नैतिकता कहलाता है। अज्ञानतावश किया गया गलत कार्य गैर नैतिकता के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। तो ये अज्ञानतावश किया गया गलत कार्य, ठीक है, गैर नैतिकता कहलाता है। लेकिन अनैतिकता की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर किया गया गलत कार्य, किया गया गलत कार्य, ठीक है। जानबूझकर अगर किसी प्रकार का कोई गलत कार्य किया जाता है तो ये प्राय क्या कहलाता है? ये अनैतिकता कहलाता है। और बच्चा यदि अज्ञानतावश कोई गलत कार्य कर दे तो प्राय उसका वो
गैर नैतिकता कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम वगैरह में अक्सर इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं कि यदि बच्चा अज्ञानता बस कोई गलत कार्य कर देता है तो वह किस नैतिकता के अंतर्गत देखा जाता है, तो उसको हम प्रायः क्या कहते हैं, गैर नैतिकता कहते हैं। और यदि जानबूझकर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रायः हम अनैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो क्या है। नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। एक सेकंड। ठीक है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत, या इसको हम क्या कहते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास, यानी अब बात कोहलबर्ग की आती है कि कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो क्या है। दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत कोहलबर्ग का है नैतिकता के संदर्भ में। अक्सर एग्जाम में कोहलबर्ग के नैतिक विकास से प्रश्न जरूर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलबर्ग ने दिया। ठीक है, अब ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये है क्या, दरअसल इनके ड्यूरेशन को आप जान जाइए तो ये 1927 से लेके 87 इनका ड्यूरेशन रहा कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग दरअसल नैतिक विकास के संदर्भ में इनकी ये जो कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ कथन हैं, कुछ कहानियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्राय ये पूछ लेता है। तो नैतिक विकास को जानने के लिए कोहलबर्ग ने कुल 11 कहानियों का निर्माण किया था और प्राय ये जानना चाहा बच्चों से, स्टूडेंट से, कि व्यक्ति में, बच्चे में नैतिकता का विकास होता कैसे। ठीक है, इसी को जानने के लिए प्राय इन्होंने इस तरह के कुछ कहानियों का निर्माण किया और प्राय नैतिकता को जानने के लिए इन्होंने एक धर्म संकट शब्द की उत्पत्ति की। धर्म संकट यानी इसको प्राय हम क्या कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में धर्म संकट से संबंधित प्रश्न पूछता है या डिलेमा से संबंधित शब्द प्रश्न पूछता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि डिलेमा शब्द किस विकास के अंतर्गत आता है, धर्म संकट किस विकास के अंतर्गत आता है, या धर्म संकट शब्द का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया, डिलेमा शब्द का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो वह है कोहलबर्ग और नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने दिया और कोहलबर्ग ने प्राय बच्चों में, छात्रों में, स्टूडेंट्स में एक धर्म संकट उत्पन्न किया और धर्म संकट डिलेमा के आधार पर ही ये जानने की कोशिश की कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई धर्म संकट आ जाए तो उस दौरान उसे किस तरह का व्यवहार, यानी नैतिक या गैर नैतिक या अनैतिक, या हम यूं कह दें कि नैतिकता का प्रदर्शन कैसे करे वो। ठीक है, इसी को जानने के लिए इन्होंने धर्म संकट का प्रयोग किया था या डिलेमा शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी चीज कि ये जो धर्म संकट की बात कर रहे हैं हम, डिलेमा शब्द कह रहे हैं,
ये तो खासा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये खासा इंपॉर्टेंट है। और एक इसी को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, ठीक है। ये धर्म संकट या डिलेमा जो है वो नैतिक दुविधा है। नैतिक दुविधा यानी बच्चों को नैतिक दुविधा में डाल दिया जाए और फिर उनसे नैतिकता के बारे में जानने की कोशिश किया जाए, वही उनकी नैतिक दुविधा कहलाती है, ठीक है। अब ये नैतिक दुविधा दरअसल पियाजे ने भी प्रायः इसी तरह के कुछ सिद्धांत दिए थे और उन्होंने जानना चाहा बच्चों से कि किस तरह से नैतिकता का विकास होता है। जिस तरह से कोहल वर्ग ने जाना, कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें नैतिकता को जानने के लिए उन्होंने प्रायः कुल 3 स्तर और 6 अवस्थाओं का वर्णन किया। कितने स्तर, यानी अगर हम स्तर की बात कर लें, लेवल्स की बात कर लें तो कुल 3 स्तर हैं, और अवस्था की बात कर लें, स्टेज की बात कर लें तो कुल 6 स्टेज हैं। यानी 6 स्टेज और 3 स्तर, 3 स्तर के अंतर्गत 6 स्टेज में उन्होंने प्रायः इस नैतिक दुविधा को जानने की कोशिश की। देखिए, दरअसल उनका जो मत है, यानी कोहल वर्ग का जो मत है वह प्रायः पियाजे के ही अनुसार है, लेकिन कोहल वर्ग ने पाया कि नैतिकता का जो विकास होता है वह सभी चरणों में होता है और ये एक सार्वभौमिक है, ठीक है। नैतिकता का विकास क्या है, सार्वभौमिक है, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन है, सार्वभौमिक है, और प्रायः सभी चरणों में नैतिकता का विकास होता है, ठीक। दूसरी चीज कि जो इन्होंने कुल कितनी कहानियों का निर्माण किया था, तो 11 कहानियों का निर्माण किया था, और उसमें सबसे ज्यादा अगर नैतिकता का कहीं प्रदर्शन होता है तो इसकी एक कहानी, वो भी हेंज की दुविधा के नाम से जाना जाता है। हेंज की दुविधा, ये अक्सर एग्जाम में मिलता है गाइस, हेंज की दुविधा, ठीक है। ये हेंज की दुविधा एक कहानी है और उसी कहानी के आधार पर प्रायः ये जानने की कोशिश किया गया कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है, ठीक है। दरअसल ये कहानी यूरोप की, यूरोप में एक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत वो सीरियस हो जाती है, बहुत ज्यादा वो बीमार पड़ जाती है, तो उसको, उस महिला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और उसके पति का नाम क्या है, हेंज, महिला के पति का नाम हेंज, ठीक है। देखिए कई तरह से ये चीजें मिलती हैं, कहीं पति को दर्शाया गया है तो कहीं जो है फ्रेंड को दर्शाया गया है, तो इस तरह से चीजें हैं। फिलहाल जो यूरोप की महिला है उसके पति का नाम हेंज है और हेंज ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उस दौरान डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए एक ऐसी दवा लिखा जो केवल और केवल एक ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध थी, ठीक है। यानी उस मेडिकल स्टोर का जो फार्मासिस्ट था उसने ही उस दवा की खोज की थी और उस दवा रेडियम से संबंधित दवा थी, रेडियम से संबंधित दवा थी और उसका खोज उस फार्मासिस्ट ने किया था, वही फार्मासिस्ट उस दवा को बनाया था। तो डॉक्टर ने लिखा, चूंकि उस दवा की लागत तो कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब सारे हॉस्पिटल में वो दवा उपलब्ध नहीं थी, किसी एक सारे हॉस्पिटल के पास, जो भी पहले सारे हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दवा केवल और केवल उस जहां भी उसका इलाज चला था उसी हॉस्पिटल के सामने के मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध था। पास पड़ोस भी वैसे भी है, हॉस्पिटल वगैरह से आप जानते भी हैं कि आजकल तो सेटिंग की चीजें चलती हैं कि आप जहां दिखाएंगे वहीं दवाएं मिलेंगी, उसके अलावा पास पड़ोस के हॉस्पिटल पे वो दवाएं नहीं मिलती, ठीक है। तो डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी वह केवल एक मेडिकल स्टोर के पास थी, फार्मासिस्ट ने उसे बनाया था। तो उसने कहा कि ये दवा कहीं नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और उसकी कीमत
लागत से 10 गुना ज्यादा उसने रखा था। भाई अवसर था, अवसर में आपदा, आपने बहुत सुना होगा। तो उसी तरह की अवसर में आपदा उस फार्मासिस्ट को भी लगा कि ये दवा मेरे पास है और अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लागत से ज्यादा मूल्य लगाकर मैं इसको बेचूंगा, विक्रय करूंगा। ठीक है, तो उसने उसका 10 गुना रेट लगाकर बेचा। उस हेंज नामक बालक के पास, व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं था कि वो जो है उस दवा को खरीद सके और अपनी मां की जान बचा सके। उसने उस फार्मासिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज दवा दे दीजिए, मेरी मां की जान बच जाए, मेरी मां बहुत सीरियस है, इसका जान खतरे में है। बहुत ही रिक्वेस्ट किया, अनुनय विनय किया, लेकिन वह फार्मासिस्ट नहीं माना। ठीक है, और शटर बंद करके, दुकान बंद करके वो चला गया, क्योंकि समय हो चुका था, रात का समय हो चुका था। वो दुकान बंद करके घर चला गया। अब इस दौरान हेंज में एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हुआ कि अब वह क्या करे, अपनी मां की जान बचाए या फिर अपने नैतिक आचरण का प्रदर्शन करे। ठीक है, मां का जान बचाना भी आवश्यक था और मां की जान तभी बच सकती थी जब वो दवा मिलती। तो इसका मतलब है कि हेंज के दिमाग में आया कि मुझे उस दवा को किसी तरह से निकालना है, चोरी करना है। तो उसने मन बनाया कि मैं चोरी कर लेता हूं, और चोरी भी कर लिया और प्राय उस दवा को ले जाके अपनी मां को दिया और उसकी मां ठीक हो गई। अब देखिए, ये इस प्रकार से ये कहानी कुल 11 कहानियों में से एक थी। ठीक है, इसमें कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस तरह के कहानी का प्रयोग किया था। और प्राय अब वह यह जानना चाहा कि क्या नैतिक विकास के दौरान हेंज को वो दवा चुरानी चाहिए थी, यानी क्या उसने जो दवा चुराई वह चुरानी चाहिए थी कि नहीं चुरानी चाहिए, पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, उसने कहा कि चोरी करना सही है या गलत है। ठीक है, चोरी करना सही है या गलत है। फिर उसने कहा कि एक पति का कर्तव्य होता है कि उसने अपनी पत्नी का जान बचाए। इस उद्देश्य के आधार पर उसने जो कार्य किया वो कैसा था। ठीक है, इसके अलावा क्या ऐसा कोई कानून है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, और क्यों तथा कैसे। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट निकाले और बच्चों के सामने रखा। प्रायः बच्चों ने उसके संदर्भ में तरह तरह के स्टेटमेंट दिए अपने, और उसी के आधार पर उसने इस तरह के नैतिक दुविधा को जानने की इच्छा रखी और जाना भी कि नैतिक विकास व्यक्ति में कैसे होता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। चलें आगे चलें। अब देखिए, नैतिक विकास में दरअसल इन्होंने स्तरों का प्रयोग किया। हमने पहले बताया आपको कि कुल नैतिक विकास का स्तर 3 स्तर हैं, कुल 3 स्तर हैं। और अवस्था की हम बात करें तो 6 अवस्थाएं, यानी प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं। ठीक है, तो उसके आधार पर हम बात कर लें तो पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री मोरल स्टेज है ये, पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर एग्जाम में मिलता है अक्सर ये, पूर्व नैतिक स्तर। अब पूर्व नैतिक स्तर को 2 अवस्थाओं में बांटा गया। जैसे हमने कहा ना कि नैतिक विकास को प्रायः जो है, नैतिक विकास के स्तर को 3 रूपों में बांटा गया, 3 स्तर माने हैं और सबके 2-2 यानी 6 उप अवस्था मानी गई। ठीक है, तो नैतिक विकास का पहला स्तर जो है वो पूर्व नैतिक स्तर माना जाता है, और पूर्व नैतिक स्तर को हम 4 से 10 वर्ष मानते हैं। ठीक है, 4 से 10 वर्ष मानते हैं। इसका पहला जो अवस्था है वो क्या है, यानी आज्ञा व दंड का। आज्ञा व दंड है। और दूसरे को अहंकार की अवस्था कह लें, आत्म केंद्रित अवस्था कह लें, ईगोसेंट्रिक अवस्था कह लें, अहम केंद्रित अवस्था कह लें। ठीक है, अहम केंद्रित अवस्था।
चलिए दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को हम, ये तो प्री मोरल है, प्री मोरल लेवल्स कह लें या स्टेज, लेवल्स ही कहें, स्टेज ठीक नहीं है ना। प्री मोरल लेवल्स, ठीक। दूसरे को कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। कन्वेंशनल लेवल्स कहा जाता है ये, कन्वेंशनल लेवल्स यानी पारंपरिक भूमिका अनुरूपता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पारंपरिक भूमिका अनुरूपता, ठीक है। पारंपरिक भूमिका अनुरूपता है ये। इसकी उम्र की अगर हम बात कर लें तो 10 से लेकर 13 वर्ष, 10 से लेकर 13 वर्ष को हम एक प्रकार से कन्वेंशनल लेवल्स कहते हैं, पारंपरिक भूमिका अनुरूपता कहते हैं। यह प्रायः 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रशंसा की अवस्था और या प्रशंसा प्रशंसा की अवस्था, दूसरे को सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक अनुरूपता, ठीक। ठीक, देखिए पारंपरिक भूमिका अनुरूपता स्तर जो है वह क्या कहता है? 10 से 13 वर्ष से प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक अनुरूपता की अवस्था, ठीक। तीसरे को आत्मस्वीकृति, आत्मस्वीकृति नैतिक स्तर, सेल्फ एक्सेप्टेड है। तीसरा है आत्मस्वीकृति, स्वीकृत स्तर, भूमिका स्तर या कह लें आत्मस्वीकृत स्तर कह लें, नैतिक स्तर कह लें, सेल्फ एक्सेप्टेड, ठीक। आत्म स्वीकृत नैतिक स्तर, ठीक। इसकी उम्र की अगर हम बात कर लें तो 13 से लेके 18 तक माना जाता है, ठीक। 13 से लेके 18 तक माना जाता है, ठीक। इसकी 2 सामाजिक सहमति की अवस्था और दूसरा है विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था, ठीक है। तो ये चीजें कंफर्म हो गई कि ये जो नैतिक विकास के 3 स्तर माने जाते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कोहलबर्ग ने 3 स्तर माना है। पहले को पूर्व नैतिक स्तर माना है, 4 से 10 वर्ष है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्थाओं में पहला है आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरा है अहम केंद्रिता की अवस्था। पारंपरिक भूमिका अनुरूपता यानी कन्वेंशनल लेवल्स है। ये कन्वेंशनल लेवल 2 प्रकार से होते हैं, ये प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक अनुरूपता की अवस्था। आत्मस्वीकृत नैतिक स्तर है, सेल्फ एक्सेप्टेड है, लेवल्स है 13 से 18 वर्ष माना जाता है, जिसमें सामाजिक सहमति है और विवेक की अवस्था, ठीक है। अब ये जानिए आप कि जो बच्चों में नैतिकता का विकास हो रहा है उसमें पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से लेकर 10 वर्ष माना गया है, इसमें पहला आज्ञा व दंड है। भाई बच्चा छोटा है तो प्रायः वह दंड से डरेगा, वो उसे ये पता है कि अगर हम किसी प्रकार से गलत कोई कार्य करेंगे या किसी की बात को नहीं सुनेंगे तो हमें उसके बदले दंड मिलेगा, मारपीट खाना होगा।
तो इससे अच्छा है कि हम बातों को स्वीकार कर लें, बातों को सुन लें। ठीक है, तो आज्ञा हुआ, दंड हुआ, उसके आधार पर नैतिकता का विकास माना गया। ठीक है, दूसरा था अहम केंद्रितता की बात। अहम केंद्रितता की बात, अब चूंकि बच्चा इस लेवल पर पहुंच गया है कि वह चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देख रहा है, अहम केंद्रितता है, वह अपनी स्वतंत्रता चाहता है। अब चूंकि परिपक्वता की तरफ वह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसमें अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा को व्यक्त करना, अपने कार्य को पूरी स्वतंत्रता के साथ करना, ये सारी चीजें जो है उसमें अहम केंद्रित अवस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है पारंपरिक भूमिका अनुरूपता। इसमें प्रशंसा की अवस्था है, यानी किसी बच्चे में यदि हमें नैतिकता का विकास करना है तो प्रायः वो जो है हम उसकी प्रशंसा करके उसमें नैतिकता का विकास कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है सामाजिक अनुरूपता, यानी अब बच्चा कुछ ऐसा कार्य करे जिसे समाज स्वीकार करे, समाज के वो अनुरूप हो, समाज के अनुकूल हो, तो उसके आधार पे भी प्रायः उसमें नैतिकता का विकास किया जा सकता है या नैतिकता का विकास हो जाता है। ठीक है, तीसरी अवस्था आती है आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था। आत्मस्वीकृत नैतिक स्तर के अंतर्गत दो चीजें, एक तो आता है सामाजिक सहमति, यानी हम जो भी कार्य करते हैं, भाई 13 से लेकर 18 वर्ष तक का बच्चा है, किशोर अवस्था, अब प्रायः किशोर जो भी कार्य करे वो सामाजिक सहमति के आधार पर करे, समाज उसको सहमति दे कि हाँ ये कार्य व्यक्ति द्वारा, बच्चे द्वारा किया गया है, यह कार्य अच्छा है, ये समाज के अनुरूप है और समाज उसकी सहमति दे रहा है, उसके कार्यों को स्वीकार कर रहा है, तो वह सामाजिक सहमति के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। जैसे अगर वो कभी गलत कोई आचरण कर ले तो समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, समाज बहिष्कार कर देता है। ठीक है, और बहुत अच्छा आचरण कर ले, समाज के लिए कोई कार्य कर दे तो समाज की सहमति मिल जाती है उसमें। ठीक, और अगला आता है विवेक की अवस्था। व्यक्ति या बच्चे द्वारा यदि विवेक के आधार पर कोई कार्य करता, अपने विवेक के आधार पर, ठीक है, तो वह उसकी विवेक की अवस्था कहलाती है, लेकिन वह कार्य प्रायः नैतिकता से संबंधित होनी चाहिए। स्व विवेक के आधार पर अगर हम किसी भी प्रकार के नैतिक आचरण, नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो प्रायः वह जो है एक विवेक की अवस्था के रूप में देखा जाता है, और ये चीजें आपके आत्मस्वीकृत नैतिक स्तर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही गाइस, जो नैतिक विकास के संदर्भ में अक्सर एग्जाम में मिलता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको भी चर्चा कर दूं चलते चलते। प्रायः इसी में से प्रश्न पूछ ले कि किसी बच्चे में माता पिता द्वारा किसी कार्य को करवाने के लिए आज्ञा देते हैं या किसी कार्य को करवाने के लिए आदेशित करते हैं, और बच्चा यदि उस कार्य को नहीं करता है या बच्चा उस कार्य को जबरदस्ती करता हो, किसी भय के आधार पर करता हो, तो वह किस लेवल के अंतर्गत आएगा, या वह नैतिक विकास किस लेवल के अंतर्गत आएगा, या वह नैतिक विकास किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आज्ञावाद दंड, इस तरह से प्रश्न प्रायः इन सारी चीजों में से मिल सकता है। दूसरे, नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछ देता है कि नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं, नैतिक विकास को कुल कितने लेवल्स में बांटा गया है, नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रारंभिक अवस्था की उम्र क्या है, यानी प्री मोरल लेवल्स की उम्र क्या है, या कन्वेंशनल लेवल्स की उम्र क्या है, या आपके सेल्फ एक्सेप्टेड की उम्र क्या है, उम्र वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, दूसरे लेवल्स के बारे में पूछ दे कि पारंपरिक भूमिका अनुरूपता के दोनों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। डिलेमा से प्रश्न पूछ सकता है, डिलेमा नैतिक दुविधा से प्रश्न पूछ सकता है, नैतिक दुविधा क्या है, या नैतिक दुविधा की जो हिंस की कहानी है, अक्सर एग्जाम में हिंस की दुविधा जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। धन्यवाद।